हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड यूनिट आज से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ लिया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है और जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं फर्स्ट यूनिट में उसको हम फॉर्म ऑफ क्वेश्चन उसके रूप में पढ़ेंगे। जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपना फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब एग्ज़ाम हमारा पास आएगा उस टाइम पे हम क्वेश्चन के कलेक्शन में जो फर्स्ट यूनिट है या जो सेकेंड यूनिट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उनको एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के रूप में कवर करेंगे। तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको कि जो टॉपिक्स छूट गए उसको कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में उसको कंप्लीट कर लेंगे, एज ए थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। अपने भारत का संविधान कैसे लिखा गया, किस समिति के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन हम पढ़ेंगे, उसके आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया कि भारतीयों के लिए भी उनका संविधान होना चाहिए और उनके नियम कानून उसमें होने चाहिए। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत होती है संविधान की। तो जो अपने देश का शासन प्रशासन चलाने के लिए, देश को लीड करने के लिए संविधान में हर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लिखी गई हैं, कैसे देश को चलाना है, हर चीज़ के बारे में जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ को लिखा गया है। यहाँ तक कि हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हर चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, यानी हर वो देश जो आज़ाद होता है, जिसके पास स्वतंत्रता होती है, वो फ्रीडम होती है, उसका एक अपना संविधान होता है जिसके आधार पर वो देश, वो राष्ट्र चलाया जाता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यानी अपने देश की जो शासन व्यवस्था है वो किस आधार पर संचालित की जाती है, अपने संविधान के आधार पर उसे संचालित किया जाता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी स्वरूप निर्धारित करता है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कौन रूप देता है, संविधान देता है। संविधान में लिखित है कैसे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कैसे संचालित करना है। संविधान राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन करता है। जो संविधान है उसमें व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में वर्णन किया गया है और उनकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में भी सीमांकन किया गया है। विधायिका यानी जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू कराती है और न्यायपालिका जो हमें न्याय दिलाती है, इसके बारे में भी संविधान में वर्णित है। यह जनता तथा राज्य के बीच संबंधों का विनिमय भी करता है। यह जनता और राज्य के बीच क्या करता है, संबंधों का विनिमय करता है। यानी जनता अपनी बातें संविधान के अकॉर्डिंग, जैसे संविधान में जो वर्णित है, अगर जनता के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा है, तो जो संविधान में वर्णित है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकता है। तो जनता और जो राज्य है उनके बीच संबंधों का विनिमय भी करता है संविधान। आगे देखते हैं। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। जो हर देश का संविधान है उस देश के आदर्श क्या है, यानी भारत का जैसे संविधान है तो उसमें भारत के आदर्शों, भारत के उद्देश्यों और उनके मूल्यों का दर्पण उसमें लिखित है। यानी भारत के क्या उद्देश्य हैं, भारत के आदर्श क्या हैं, उसकी पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेखित किया गया है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। यानी देश की सर्वोच्च विधि कौन सी होती है, संवैधानिक विधि। संविधान के जो तरीके होते हैं, संविधान के जो नियम होते हैं, वो देश की सर्वोच्च विधि। अपने देश में सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान है, तथा देश की सभी विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, वरन यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं, इसका क्या मतलब है कि संविधान में जो लिखा हुआ है उससे ही पूरा देश संचालित हो रहा है, तो एक जड़ दस्तावेज नहीं, इसका मतलब कि संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, समय के साथ साथ संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह निरंतर पनपता रहता है, यानी समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो है संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। और जो वर्षों से चली आ रही जो देश की परंपराएं, ये भी संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए देखते हैं संविधान का अर्थ और इसकी परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान का सही रूप जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने देश की संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, अपने जो अधिकार है, अपने जो कर्तव्य उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान
के बारे में जानना, अपने देश संविधान के बारे में हम जानेंगे तभी हमें ये पता हो पाएगा कि अपना देश कैसे संचालित किया जा सकता है, अपने देश को कैसे चलाया जा रहा है। जब तक हम संविधान नहीं समझेंगे तब तक हमें ये देश की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। देखिए, जो है राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा साथ ही अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है। यानी जो राज्य की संविधान की परिभाषा है वो लिखित रूप में भी हो सकती है और अलिखित रूप में हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा है कि कई देशों के संविधान जो है वो अलिखित है और भारत का सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है। यानी जो संविधान है जिसकी परिभाषा लिखित तथा साथ ही अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, जिसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन कैसे किया जाता है इसका भी संविधान में वर्णन किया गया है। गठन होता है और वह कार्य करती है, यानी सरकार जो कार्य कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन मर्जी से कोई भी कार्य करती है। सरकार जो कार्य करती है उसके पीछे वो संविधान जो है अपने देश का वो सर्वोच्च है। तो सरकार जो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करती है। सरकार अगर संविधान के अपोज में होती है तो उनको उनके पद से हटना पड़ेगा, वो देशद्रोही हो जाएंगे अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ऊंचे से ऊंचे जो मंत्री हैं उनको भी संविधान का पालन करना होता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जाता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। यानी कि संविधान उन नियमों का संग्रह, संविधान किसका संग्रह है? नियम कानूनों का संग्रह है, जिसके अनुसार संविधान जो नियम कानूनों का संग्रह उसके अनुसार क्या होता है? शासन की शक्तियां शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध आयोजित करते हैं। यानी जो शासन की शक्तियां हैं, जो संविधान की शक्तियां हैं और जो शासित है यानी जो जनता है, उनके जो अधिकार हैं, इन दोनों के बीच क्या होता है? संबंध समायोजित करते हैं। यानी जैसे हमारे मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में वर्णन किया गया, तो हम शासित हो गए यानी जनता हो गए, जो हमारे अधिकार हैं और जो संविधान में ये शक्तियां हैं मूल अधिकार का, तो इनके बीच में संबंध समायोजित होते हैं। संविज्ञान एक वैधानिक उपकरण है जिसे भिन्न भिन्न नामों जैसे राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश के मौलिक कानून, राज्य व्यवस्था का आधारभूत विधान, राष्ट्र राज्य की आधारशिला आदि से जाना जाता है। संविज्ञान यानी जो संविधान है वो एक वैधानिक उपकरण कैसे है? इसमें क्या है? राज्यों के नियम के बारे में लिखित है, शासन का जो उपकरण होगा उसके बारे में लिखा हुआ है, देश के जो मौलिक कानून है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है और जो राज्य राष्ट्र की आधारशिला है, ये सब संविधान में लिखित है। आगे देखते हैं जो केसी वियर है, इनके अनुसार क्या कहा गया है संविधान के बारे में। ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जो केसी वियर है इन्होंने क्या कहा है? संविधान शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से राजनीतिक विषयों की साधारण चर्चा में कम से कम दो अर्थों में किया जाता है। इन्होंने बताया कि संविधान शब्द का प्रयोग दो अर्थ में किया जाता है। जब चर्चाएं होती है तो संविधान का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। वो कौन कौन से अर्थ है दोनों, उनके बारे में जानते हैं। प्रथम है, जो पहला अर्थ है, इसका प्रयोग देश के शासन की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात उन नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शासन को स्थापित तथा विनियमित अथवा प्रभावित करते हैं। एक तो इनका जो इन्होंने बताया केसी वियर जी ने कि संविधान का प्रयोग दो आधार पर किया जाता है। तो पहला आधार क्या बताया इन्होंने कि जो देश की शासन है, जो पूरा देश चलाया जा रहा है, संपूर्ण व्यवस्था है जो शासन की, और उनके जो नियम कानून जो वर्णित किए गए संविधान में उसके बारे में बताया है। और जो दूसरा है, ये नियम इस भाव में अंशतः वैधानिक होते हैं कि कानून के न्यायालय उन्हें मानते तथा लागू करते हैं। यानी जो चीज़ संविधान में वर्णित है उसी के अकॉर्डिंग जो अपना न्यायालय है, जो अपने कानून है, उसी के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। तथा द्वितीय, वे आंशिक रूप में अवैध या विधानोत्तर होते हैं जो ऐसे व्यवहारों, प्रथाओं अथवा परंपराओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें न्यायालय कानून के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते। यानी बहुत सारे ऐसी जो प्रथाएं हैं देश की, वो जो चली आ रही हैं उससे भी क्या है, आंशिक रूप से अवैध होती है। जो प्रथाएं होती है, जैसे बहुत सारी प्रथाएं रही हैं, तो ये जो प्रथाएं होती हैं जिन्हें न्यायालय कानून के रूप में नहीं मान्यता देता है, यानी न्यायालय उससे कानून नहीं मानता है, परंतु शासन को विनियमित करने में वे उनसे कम प्रभावी नहीं होते, लेकिन वो जो शासन व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करते हैं। बहुत सारी प्रथाएं ऐसी प्रचलित हैं जो शासन को भी प्रभावित करती हैं। देखिए विनियमित करने में वे उनसे कम प्रभावी नहीं होते हैं, जिन्हें सटीक शब्दों में कानून
के नियम कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में शासन की व्यवस्था इन वैधानिक तथा अवैधानिक नियमों के इस मिश्रण से निर्मित होती है तथा नियमों के इस संचय को संविधान कहा जा सकता है। संविधान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित, यानी जो परंपराएं हैं, जो देश के बहुत सारे ऐसे देश में परंपराएं हैं जो शासन का रूप ले लेती हैं, तो इन्हें वैधानिक या अवैधानिक तरीके से भी कानून कहा जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस संचय को संविधान कहा जा सकता है। यानी जो परंपराएं हैं देश की, बहुत सारी देश में बहुत सारी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वैधानिक अथवा अवैधानिक रूप से क्या होती है, नियमों के मिश्रण से निर्मित होती हैं, तो इन्हें भी संविधान कहा जा सकता है, ऐसा बताया गया है। देखिए संविधान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो डिफिनेशन है उसके बारे में क्या है। देखिए स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो जेम्स मैकिन्टोश थे उन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार कहा गया है कि संविधान उन लिखित अथवा अलिखित मौलिक कानूनों का संग्रह है। यानी संविधान ऐसे कानूनों का संग्रह जो लिखित रूप में अथवा अलिखित रूप में भी हैं, जो उच्चतर अधिकारियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में और जो प्रजा के सर्वाधिक अनिवार्य विशेषाधिकार है उनकी जो विनियमित है, उनकी जो विशेषाधिकारों को विनियमित करते हैं। यानी जो संविधान ऐसा कानून है, ऐसा जो लिखित अथवा अलिखित रूप में ऐसे कानूनों का संग्रह है जो ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों के जो महत्वपूर्ण अधिकार है उनके बारे में और जो प्रजा के अनिवार्य अधिकार है उनके बारे में भी कानून, जो संविधान है उसमें उनका जो वर्णन किया गया है वो निहित है। न्यायमूर्ति कूले के अनुसार, न्यायमूर्ति कूले ने क्या कहा है, संविधान राज्य का वह मौलिक कानून है जो उन सिद्धांतों से युक्त होता है जिन पर शासन स्थापित किया जाता है। यानी जो संविधान है वो राज्य के मौलिक कानूनों का ऐसा जो सिद्धांत युक्त होता है, मौलिक कानूनों का, यानी राज्यों का जो सिद्धांत कानूनों में युक्त है वो कैसा होता है, जिन पर शासन स्थापित किया जाता है, उनके द्वारा क्या होता है, शासन की स्थापना की जाती है। जो प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के विभाजन को विनियमित करते हैं, यानी जो प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के विभाजन को विनियमित करते हैं। यानी प्रभुसत्ता का अर्थ क्या होता है कि राज्य अपने निर्णय खुद ले सकता है, यानी राज्य को अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य है वो प्रभु सत्ता संपन्न है तथा यह निर्देश देता है कि इन शक्तियों में से प्रत्येक को किन लोगों को सौंपना है तथा किस ढंग से ऐसा करना है। यानी जो अपना संविधान है वो हमें ये भी बताता है, जो अपने नियम कानून है हमें सिखाते हैं कि जो अपने देश की शक्तियाँ हैं, सर्वोच्च शक्तियाँ, वो किनको सौंपनी है, वो किस तरीके से उसे चलाएंगे। जैसे हम अपने देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर को बिना जान पहचाने, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी ऐसे ही किसी को सेलेक्ट नहीं कर लेते, ऐसे किसी का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है। जो उस लायक होते हैं, यानी जो शक्तियों को संभालने के उनको सौंपा जा सकता है, ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। उसके बाद देखते हैं जॉर्ज जेलिनेक ने क्या कहा है। जॉर्ज जेलिनेक के अनुसार कहा गया है, संविधान न्यायिक नियमों का वह समूह है जो राज्य के सर्वोच्च अंगों, उनकी उत्पत्ति की शैली, उनके पारस्परिक संबंध, उनकी कार्यवाही के क्षेत्र तथा अनंत राज्य के साथ संबंध में उनमें से प्रत्येक के मौलिक स्थान को निर्धारित करते हैं। यानी जॉर्ज जेलिनेक ने क्या कहा है कि संविधान न्यायिक नियमों का समूह, यानी संविधान कैसा है, न्यायिक है, अन्यायपूर्ण अपना संविधान नहीं है, संविधान में न्याय लिखा हुआ है, जो राज्य के सर्वोच्च अंगों और उनकी जो उत्पत्ति शैली है, उनके जो पारस्परिक संबंध है, उनकी जो कार्यवाही है, इनके बारे में भी जो उनके मौलिक स्थान है उसको निर्धारित करता है, जो अपना संविधान है। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज, यानी अब सबसे बड़ा लिखित और लंबा संविधान किसका है, अपने भारत का है। यह विश्व का अद्वितीय एवं विशालतम संविधान है। इसकी संरचना सन 1946 में मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा की गई। यानी जो अपने संविधान इसकी इसकी जो गठन है वो किस मिशन पर आधारित है, तो कैबिनेट मिशन पर आधारित है। 1946 में कैबिनेट मिशन पर आधारित जो संविधान सभा की गई थी, संविधान सभा की बैठकें हुई थी, उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए संविधान का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का अर्थ क्या होता है। साधारणतः संविधान निर्मात्री, यानी जो संविधान का निर्माण करते हैं उन्हें संविधान निर्मात्री कहा गया है। संविधान निर्मात्री देखिए साधारणतः संविधान निर्मात्री सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। जो देश के संविधान का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संविधान निर्मात्री। आधुनिक युग में संविधान निर्माण का कार्य नागरिक प्राय एक विशेष रूप से गठित प्रतिनिधिक संविधान के द्वारा करते हैं।
संविधान सभा विश्व की 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की महान क्रांतिकारियों की देन, यानी संविधान की मांग जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी से ही की जा रही थी। जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनकी देन है कि हमारे पास आज संविधान है और हम आज़ाद हैं। इन महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक क्रांतिकारियों देखिए इन महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यह अनुभव किया जाने लगा कि शासन के जो मौलिक कानूनों का निर्माण नागरिक की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जो नागरिक के मौलिक कानून है उनका जो निर्माण है वो कैसे किया जाना चाहिए, एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। यद्यपि संविधान सभा के विचार का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, इसका विचार कहाँ से आया था, इंग्लैंड में हुआ था। जहाँ के सामंतवादियों और सर हेनरी, देखिए संविधान के जनक कहे जाते हैं सर हेनरी और भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जहाँ के सामंतवादियों और सर हेनरी मैन ने इस विचार का प्रतिपादन किया। यानी संविधान के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, इंग्लैंड के जो सामंतवादी थे और जो सन हेनरी मैन थे, इन्हें संविधान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने संविधान जो विचार था इसका प्रतिपादन किया था। परंतु इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका एवं फ्रांस में ही अपनाया गया। सबसे पहले संविधान शब्द जो था, जो संविधान का विचार आया था वो इंग्लैंड में आया था, सर हेनरी मैन के विचार रहे थे। लेकिन सबसे पहले जो संविधान को व्यवहारिक रूप दिया गया, जो सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया गया, वो अमेरिका और फ्रांस ने ही इसे अपनाया था। साधारण शब्दों में संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है या किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संगठन। यानी संविधान सभा किसे कहते हैं, जो संविधान का निर्माण करती है, संविधान का निर्माण करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। और जो संविधान यह किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए भी और विशेष रूप से गठित नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संगठन होता है, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। देखिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार पढ़ेंगे, यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है, यानी एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार क्या बताया गया है कि ये ऐसे जो संविधान है यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नवीन संविधान, जो नए संविधान है, नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज को चुना गया, यदि संविधान में कोई त्रुटियां हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान में और नियम कानून जोड़े जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार संविधान सभा जनता द्वारा चुनी गई उस संस्था को कहा जाता है जो देश के लिए नए संविधान का निर्माण करती है, यानी जो टाइम के साथ साथ संविधान में परिवर्तन करती है। तो इस संस्था को क्या चुना गया है, देश के जो नए संविधान का निर्माण करती है। उसके बाद देखते हैं आंदोलन और संविधान की मांग में घनिष्ठ संबंध रहा। यानी जो भारत के अपने राष्ट्रीय आंदोलन होते रहे वो किस पर्पज से होते रहे कि हमारे पास संविधान होना चाहिए, हमें भारतीयों को भी संविधान की आवश्यकता है। तो इस जो मांग रही थी इसमें घनिष्ठ संबंध रहा, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे और जो संविधान की मांग रही थी इसमें घनिष्ठ संबंध रहा है। संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी वो एक तरीके से किसकी मांग थी, संविधान की मांग थी। हमें स्वतंत्रता चाहिए था, हमें जब तक हमारे पास संविधान नहीं होगा हम कैसे स्वतंत्र रहेंगे, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी, हमें अपने नियम कानून की आवश्यकता थी। ऐसा संविधान जिसमें जो भारतीयों के द्वारा नियम कानून बनाया जाए, भारतीय डिसाइड करें, ये इंडियंस डिसाइड करें कि कैसे हमें अपने देश को चलाना है, कैसे उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें, यानी जो हमारा भविष्य होने वाला है, राजनीतिक भविष्य जो होने वाला है, इसका निर्णय इंडियंस करें, इसका डिसीजन जो है वो भारतीय लेंगे। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम सन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, यानी संविधान सभा जो थी वो सबसे पहले किस रूप में मांग की गई थी, स्वराज विधेयक के रूप में 1895 बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी स्वराज की। देखिए यह विधेयक बाल गंगाधर तिलक के
निर्देशन में तैयार किया गया था। यानी जो स्वराज विधेयक, इसकी मांग किसने की थी? 1895 बाल गंगाधर तिलक ने। सन 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की थी कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। होम रूल आंदोलन की अंग्रेजी नेत्री श्रीमती एनी बेसेंट ने भी मांग की कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा ही होना चाहिए। यानी जो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने होम रूल आंदोलन जो था इसको चलाया था, तो एनी बेसेंट ने भी मांग की थी कि जो इंडियंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के अनुसार ही होने चाहिए। सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की थी। यानी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था अंग्रेजों के समक्ष। इसके पश्चात औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय, यानी एम.एन. राय ने जो है वो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, एम.एन. राय ने। और इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए जो संविधान सभा की मांग है, इसको मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की, यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए। यानी यदि भारत को आत्मनिर्णय करने का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, इनकी मांग थी, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यानी सब लोग मिलकर संविधान का निर्माण कर सकें। सही संविधान सभा होगी, यानी जो ऐसी संविधान सभा होगी हर लोगों की सहमति होगी तो ये संविधान सभा सही होगी। इस समय तक संविधान के विचार ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, अतः उनके प्रांतीय विधानसभाओं एवं केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी एवं सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशनों में संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। यानी जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे 1936 में और जो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें संविधान की मांग को दोहराया गया था। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। यानी कि जो स्वतंत्र देश है उसकी जो स्वतंत्र देश के संविधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। यानी जो देश स्वतंत्र है उनका एकमात्र तरीका कौन सा है? संविधान होने पर लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। केवल प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। यानी जो लोगों में विश्वास नहीं रखते थे, जो स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते थे, ये इस पर भी विश्वास नहीं रख सकते कि एक स्वतंत्र देश के संविधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा होती है। उसके बाद देखते हैं, यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के संविधान की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीयों के संविधान की जो मांग थी इसको स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव के कारण उसे ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो इंडियंस ने अपना साथ दिया था, लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड वार शुरू होता है तो उसमें जो दूसरी वर्ल्ड वार शुरू होती है उसमें लोगों की आवश्यकता होती है ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव के कारण वो ऐसा करने पर विवश हो गए। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कहा गया कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। यानी 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके पश्चात 1942 की जो क्रिप्स मिशन योजना आती है, क्रिप्स मिशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। यानी जो क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में, तो इसमें क्या कहा जाता है, जो ब्रिटेन है इसने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा और उसमें भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। यानी वो अंग्रेज चाहते थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें इंडियंस जो थे अंग्रेजों का साथ दे, इसके बाद वो क्या करेंगे, हमारे लिए
संविधान बनाएंगे, उसके बाद वो हमारे लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, ऐसा अंग्रेज चाहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों के लिए इतना सब कुछ करेंगे, उन्हें आज़ादी देंगे, उन्हें उनके लिए संविधान बनेगा, उनकी जो मांगे वो पूरी की जाएंगी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही अंग्रेज़ों ने अलग अलग एक्ट पास करके अपने जो लीडर्स थे उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे कांड कराए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया, खिलाफत आंदोलन, ये सब जो आंदोलन थे वो सब कराए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आया तो फिर भी अंग्रेज़ों ने कहा, हमें ऐसा वो बताने लगे कि यदि जो इंडियंस है वो हमारा साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारतीयों के संविधान का गठन किया जाएगा, संविधान सभा बनाई जाएगी, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा। परंतु भारतवासियों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स मिशन योजना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो भारतवासी जो थे वो क्रिप्स मिशन की जो योजना थी कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसको लोगों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देख चुका था। अतः अंत में सन 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। यानी जो अपना संविधान है इसका संविधान का गठन किस योजना पर होता है? कैबिनेट मिशन योजना पर होता है, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। संविधान सभा का गठन पढ़ते हैं। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है, जब कैबिनेट मिशन योजना आती है उस पर कैबिनेट मिशन योजना ही संविधान का गठन करती है, संविधान सभा बुलाती है, जिसके कारण अपने देश का संविधान बनता है। चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना है इसने कहा कि निर्वाचन के आधार पर यानी परोक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व हों। यानी 389 सदस्य कुल चुनने थे। यानी जो अपने संविधान सभा है उसमें कुल 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 292 किससे थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। जो अंग्रेज भारत से आते थे वो 292 सदस्य रहेंगे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे, दिल्ली थी, अजमेर मेरवाड़ा था और कुर्ग था, और कर्नाटक कुर्ग, ये सब थे जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। इनसे 4 सदस्य होने चाहिए। चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या होता है? जो आज के टाइम पर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है, उस टाइम पे उसे चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता है। जैसे दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, कर्नाटक था, कर्नाटक कुर्ग और बलूचिस्तान था, ये चारों जो हैं ये चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। और 93 देशी रियासतें होनी चाहिए। जो देशी रियासतों से सदस्य वो कितने होने चाहिए थे? 93 होने चाहिए थे। ये कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित है। उसने ही बताया कि 389 सदस्य होने चाहिए, 292 ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से होने चाहिए और 93 देशी रियासतों से होने चाहिए। जुलाई 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव, यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव है। यानी जो 296 सदस्य थे, 292 और प्लस 4, यानी जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, इनके लिए चुनाव होते हैं। तो चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुए? 296 सदस्यों के लिए होते हैं। तो चुनाव में किसने देखिए चुनाव के बारे में देखते हैं। निर्वाचन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में दलीय स्थिति निम्न प्रकार है। किसने कितने चुनाव में वोटें पाए उसके बारे में। कांग्रेस पार्टी ने 202 वोटें पाई। यानी कांग्रेस पार्टी जो थी, जो अपने कांग्रेस की स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी, इसने 202 थी। और मुस्लिम लीग 73। मुस्लिम लीग उस टाइम पे मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करती है, यानी मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की मांग करती है और वो अपने अलग संविधान की मांग करती थी। उसने जो चुनाव हुए उसमें 73 सीटें पाई और निर्दलित जो थे वो 7 सीटें पाए। एकतावादी मुस्लिम पार्टी 3 सीटें थी, भारतीय ईसाई 2 सीटें थी और कृषक प्रजा मुस्लिम 1 सीट थी। उसके बाद देखते हैं हिंदू महासभा 1 सीट थी, अनुसूचित जाति फेडरेशन से 1 सीटें थी, एंग्लो इंडियन जो थे उनकी 1 सीटें थी, साम्यवादी 1 सीटें थे। कुल योग मिलाकर 292 सीटें होते हैं। उसके बाद देखते हैं
मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार। मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी, हमने देखा, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें रही थी, 202 सीटें रही थी। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग देश की मांग करते थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और वो चाहते थे कि उनका संविधान अलग हो। तो मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा का बहिष्कार किया उसके बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग बाइकॉट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति देखकर संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यानी जब संविधान सभा में सबसे जो मुस्लिम लीग थी उसकी कमजोर स्थिति हुई, 73 सीटें मिली थी, तो इसने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लेता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। यानी जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने पाकिस्तान की मांग जो थी उस पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पृथक पृथक बनाया जाए, यानी हिंदुस्तान अलग होना चाहिए और पाकिस्तान की वो अलग से मांग कर रहा था। बनाया जाना ही सांप्रदायिक समस्या का समाधान है। उन्होंने संविधान सभा के सत्र अनिश्चित काल तक स्थगित करने के लिए वायसराय से कहा। यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने वायसराय से क्या कहा कि जो संविधान सभा का ये सत्र है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। वायसराय ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया और घोषणा की कि संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को होगा। यानी संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी। संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को, लेकिन वायसराय जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो मांग है उसको स्वीकार नहीं करता और ये घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। उसके बाद देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में भारत की संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ। यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व सम्मिलित नहीं हुए थे। जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व वो सम्मिलित नहीं हुए थे पहले बैठक में। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की जो पहली बैठक रही थी वो 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था अपने संविधान सभा का। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा भारत के विशाल बहुमत की वास्तविक प्रतिनिधित्व सभा थी। इसमें ऐसे अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति थे जिन पर किसी देश की संविधान सभा को गर्व हो सकता था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी जब पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं और जो अंत तक अध्यक्ष भी बने रहते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत करते हैं। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। संविधान सभा का जो स्वरूप है इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमिंग असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत से विदा हुए। यानी जब अपना देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत से चले जाते हैं और चक्रवर्ती गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा एक पूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई। यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ इसके बाद क्या हुआ, जो अपना देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। यानी अपने निर्णय खुद ले सकते हैं भारतीय, अपने निर्णय लेने के लिए, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाहरी मामले हो, इस पर अपने जो डिस्कशन है, जो अपने डिसीजन है वो लेने के लिए वो किसी देश पर बाध्य नहीं होंगे। जो भारतीय नरेश अपनी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने को सहमत हो गए, उनके प्रतिनिधियों ने भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिया। यानी जो देशी रियासतों से लोग थे, राजा महाराजा लोग होते थे, उन्होंने जो लोग भारत से मिलने को तैयार हो गए, सहमत हो गए, उन्होंने भी संविधान सभा में भाग लिया था। कांग्रेस की प्राय सभी उच्च कोटि के नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो कांग्रेस के नेता लोग थे
वो लगभग सभी नेता लोग जो थे वो संविधान सभा में भाग लिए थे। जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजागोपालचारी, राजगोपालचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य JB कृपलानी, KM मुंशी, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्री रफ़ी अहमद किदवई, TT कृष्णामाचारी, श्री कृष्णा सिंह, श्री BG खेर, श्री आसफ अली, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आज़ाद आदि इसके सदस्य रहते। जो ये जो सदस्य का नाम हमने अभी पढ़ा, ये सभी कांग्रेस के सदस्य थे। अन्य दलों के प्रमुख नेता जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, MR जयकर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, श्री हरि सिंह गौर, प्रो KT शाह, N गोपाल स्वामी अयंगर आदि भी इसके सदस्य थे। यानी जो कांग्रेस के नेता थे और जो अन्य दलों के नेता भी थे, इनके सदस्य रहे थे। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती रेणुका रानी, जो रेणुका राय थी, ये प्रमुख थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, उसके बारे में भी हम कभी डिटेल से पढ़ेंगे। जो देखिए संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, हंसा मेहता थी, जी दुर्गाबाई थी, इन सब लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल थी। इन बहुत सारी जो महिलाएं थी, 15 महिलाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। इस प्रकार भारत की संविधान निर्मात्री सभा विशाल सभा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती थी। इतने लोग जो थे अपने देश के जो कांग्रेस के नेता थे वो भी, और जो अन्य दलों के नेता थे उन्होंने भी संविधान सभा में भाग लिया, ये पार्टिसिपेट किया, अपने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार से अपने जो भारतीय संविधान है इसका गठन किया गया। हमने पढ़ा सबसे पहले 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने मांग की कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित अपना संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पढ़ा, जो 1946 में भारत आता है और 1946 में 6 दिसंबर को अपने संविधान का जो है वो पहला बैठक होती है। आधारित अपने संविधान सभा को गठित किया जाता है और अपना देश का जो संविधान है, अपने देश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अपने देश में सबसे सर्वोच्च संविधान है। तो संविधान का पालन हर कोई करता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, सभी लोग जो है संविधान के अंडर काम करते हैं। अपने संविधान का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। आई होप संविधान सभा का गठन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किनका योगदान रहा संविधान सभा में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लासेस पसंद आ रही होंगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।